गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कायिक जनन क्या होता है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं और ये किस तरीके से संपन्न होता है। तो अगर हम बात करें कृत्रिम कायिक जनन की, तो इसी के शब्द से हम इसकी परिभाषा बनाने की कोशिश करेंगे। कृत्रिम का अर्थ होता है मानवीय गतिविधियों द्वारा। कृत्रिम का अर्थ होता है मानवीय क्रियाओं द्वारा या मानवीय गतिविधियों द्वारा कायिक, कायिक मतलब कायिक भाग, पौधे का कैसा भाग, कायिक भाग। और जनन क्यों किया जाता है, नई संतति उत्पन्न करने के लिए। तो मानवीय गतिविधियों द्वारा पौधे के कायिक भाग से नए पादप उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कृत्रिम कायिक जनन कहलाती है। यानी कृत्रिम का अर्थ हो गया मानवीय क्रियाओं द्वारा, कायिक मतलब पौधे के कायिक भाग से, जनन मतलब नए पादप उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कृत्रिम कायिक जनन कहलाती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जनन क्या होता है, नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया। कायिक यानी कायिक जनन पौधे के कायिक भाग से, कृत्रिम मतलब मानवीय क्रियाओं द्वारा। तो मानवीय क्रियाओं द्वारा नए पादप के कायिक भाग से नए पादप उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कृत्रिम कायिक जनन कहलाती है। अब हम बात करें कि कृत्रिम कायिक जनन कितने प्रकार का होता है। परिभाषा हमारी समझ में आ गई, तो हम बात करते हैं कृत्रिम कायिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो हमारी आरबीएससी बुक में हम पढ़ते हैं कि कृत्रिम कायिक जनन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है कर्तन। सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है दाब लगाना। और थर्ड टाइप जो होता है वो होता है रोपण। पहला टाइप में कर्तन मतलब कटिंग, दाब लगाना मीन्स लेयरिंग, रोपण मीन्स ग्राफ्टिंग। तो अगर हम इनकी एक समरी देखें तो क्या मीन होता है कर्तन का, क्या मीन होता है लेयरिंग का और क्या मीन होता है ग्राफ्टिंग का। अगर बात करें कर्तन, तो नाम से लग रहा है कर्तन मतलब काटना, कर्तन मतलब काटना। और जनन कौन सा चल रहा है, कायिक जनन, यानी पौधे के कायिक भाग को काटकर उससे नए पादप उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कर्तन कहलाती है। क्लियर हुआ। यानी हम पढ़ क्या रहे हैं, कायिक जनन पढ़ रहे हैं। कायिक जनन में पहला टॉपिक क्या आया, कर्तन। कर्तन मतलब कटिंग, यानी पौधे के कायिक भाग को काटकर उससे नया पादप उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाई, कर्तन कहलाई। सेकंड है दाब लगाना। दाब लगाना मेथड के अंदर ये होता है कि पौधे की शाखा को मात्र पौधे से अलग किए बगैर उसमें हम कौन सी जड़ें उत्पन्न करवाते हैं, अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न करवाते हैं। अपस्थानिक जड़ों को उत्पन्न करवाया जाता है। जब अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती है तो उसको मात्र पादप से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है और नया पादप हम प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा जो टाइप होता है रोपण या ग्राफ्टिंग। दो अलग अलग गुणों वाले पौधे को आपस में जोड़ देना क्या कहलाता है, ग्राफ्टिंग या रोपण कहलाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कृत्रिम कायिक जनन के अंदर जो पहला टाइप होता है वो कटिंग होता है। अब हम बात करते हैं कि कटिंग या कर्तन कितने प्रकार का होता है। कटिंग या कर्तन 2 प्रकार का होता है, स्तंभ कर्तन या मूल कर्तन। जैसे आपको कर्तन से पता चल चुका है कि पौधे के कायिक भाग को काटकर उससे नया पादप हम बनाते हैं। अगर हम स्तंभ वाले भाग को काटकर उससे नया पादप बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, स्तंभ कर्तन। और अगर हम जड़ वाले भाग को काटकर उससे नया पादप बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मूल कर्तन। यानी बहुत ही इजी है कर्तन काटकर नया पादप बना देना। अब स्तंभ वाले भाग को लिया है तो स्तंभ कर्तन हो गया, और अगर जड़ वाले भाग को लिया है तो जड़ कर्तन या मूल कर्तन हो गया। एग्जाम्पल इनका होगा गन्ना, अंगूर, गुलाब। यानी स्तंभ कर्तन किन किन चीजों में हो सकता है, किन किन प्लांट में हो सकता है, गन्ना, अंगूर और गुलाब। जबकि मूल कर्तन किन किन में हो सकता है, अमरूद, नींबू और सेब। तो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, यानी काटा और काट कर एक नया प्लांट बना दिया। अगर स्तंभ वाले भाग को काटकर नया प्लांट बनाया तो स्तंभ कर्तन हो जाता है, और जड़ वाले भाग को काटकर नया प्लांट बनाया तो जड़ कर्तन या मूल कर्तन हो जाता है। तो आई थिंक कटिंग की जो प्रोसेस है वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ चुकी होगी। बस यहाँ पे आपको थोड़ा एग्जाम्पल याद रखना है और इसकी डेफिनेशन आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ अब हम बात करते हैं कृत्रिम कायिक जनन के दूसरे प्रकार की, जिसका नाम है दाब लगाना। अगर इस प्रकार की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत बताता है कि पर्वतसंधि युक्त शाखा को
मुख्य पादप से अलग किए बगैर उस शाखा के अंदर हम पहले अपस्थानिक जड़ें डेवलप कराएंगे। जब अपस्थानिक जड़ें उसके अंदर डेवलप हो जाएगी तब उसको मुख्य पादप से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ये विधि क्या कहलाती है, दाब लगाना कहलाती है। अगर इस विधि के ऊपर डिस्कस करें कि कितने टाइप्स की होती है, तो इस विधि को दो भागों में बांटा गया है, टीला दाब विधि और गुट्टी दाब विधि। दोनों ही विधि अलग अलग प्लांट्स के लिए यूज होती है। टीला दाब विधि मुख्यतः उन पादपों के लिए यूज होती है जो पादप कोमल होते हैं, जिनकी शाखाएं कोमल होती हैं। उन पादपों की कोमल शाखाओं को ऐसे कैसे जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है जिससे परोक्षसंधि से नई अपस्थानिक जड़ें डेवलप हो जाती है। जब जड़ें डेवलप हो जाती है तब उस शाखा को मुख्य पादप से अलग कर दिया जाता है। जबकि गुट्टी दाब विधि उन पादपों में संपन्न करवाई जाती है जिन पादपों के अंदर जो शाखाएं होती है वो कठोर होती है, उनको जमीन के अंदर गाड़ना या जमीन के अंदर दबा देना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन शाखाओं के ऊपरी भाग पे से छाल हटाकर उन्हें गीली मिट्टी या गीले मॉस की सहायता से बांध दिया जाता है और वहां पर अपस्थानिक जड़ें डेवलप होने पर उन्हें अलग कर नए प्लांट उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये विधि जो होती है, ये विधि कहलाती है दाब लगाना या लेयरिंग। इन दोनों के ऊपर हम डिस्कस के अंदर देखेंगे कि टीला दाब विधि का डायग्राम कैसे बनता है और गुट्टी दाब विधि का डायग्राम कैसे बनता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि टीला दाब विधि क्या होती है और गुट्टी दाब विधि क्या होती है। अब डायग्राम के बेस पे हम देखना चाहेंगे कि टीला दाब विधि को हम किस प्रकार शो करते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि टीला दाब विधि जो होती है कोमल पादपों में सक्सेस होती है। कोमल पादपों की कोमल शाखा जो जमीन के पास होती है उसको ठीक इस तरह जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है, जिस शाखा को गाड़ा जाता है उस शाखा में अधिकतम पर्वतसंधियां पाई जानी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा पर्वतसंधियां उसमें उत्पन्न होगी या जितनी ज्यादा पर्वतसंधियां उसमें रहेगी उतने ही ज्यादा नए प्लांट हमें मिल सकेंगे। तो ठीक इस तरह हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। कुछ समय पश्चात जब इसमें अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होना शुरू हो जाता है तब हम इसे मात्र पादप से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और इन मात्र पादप से अलग करने पर हमें नए प्लांट उत्पन्न हो जाते हैं, नए प्लांट मिल जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो चमेली रहेगा, मोगरा रहेगा, स्ट्रॉबेरी। इन प्लांट के अंदर ये विधि आसानी से की जा सकती है। जबकि गुट्टी दाब विधि, जैसा कि आपको डायग्राम से स्पष्ट दिख रहा है, ऐसे प्लांट जो कठोर होते हैं, जिनकी शाखा को जमीन के अंदर नहीं दबाया जा सकता, उन प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, तो उनकी शाखा के ऊपर से जो पर्वतसंधि वाला भाग है वहां से हल्की सी छाल को हटा दिया जाता है और ऊपर की तरफ एक पात्र बांध दिया जाता है। यहाँ पर से छाल हटाने के बाद इस पर गीली पट्टी बांध सकते हैं, मॉस लगा सकते हैं, गीली घास लगा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं गुट्टी लगाना। क्या कहते हैं, गुट्टी लगाना। और ऊपर की तरफ पात्र रहेगा जिसमें पानी भरा रहेगा, जो धीरे धीरे इसमें से पानी बूंद बूंद के रूप पर इस पट्टी पे आके गिरता रहेगा, ताकि पट्टी पर क्या बनी रहे, नमी बनी रहे। लगभग 4 से 8 सप्ताह के पश्चात इस वाली जगह पर अपस्थानिक जड़ें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी। जब जड़ों का निर्माण शुरू हो जाए, जड़ें बनना शुरू हो जाए, उसके पश्चात इसको मात्र पादप से अलग कर जमीन के अंदर उगा दिया जाता है। तो ये विधि जो होती है, गुट्टी दाब विधि कठोर पादपों के अंदर और टीला दाब विधि कोमल पादपों के अंदर सक्सेसफुल रहती है। इसका एग्जाम्पल एक अनार, नारंगी और अमरूद। तो ये बहुत ही इजी है। हार्ड पादप रहेंगे उसमें हम यूज करेंगे गुट्टी, और जो कोमल प्लांट रहेंगे उसमें कौन सी करेंगे, टीला दाब। यानी एक को तो जमीन में गाड़ना है, दूसरे को हवा के अंदर ही, क्योंकि गुट्टी दाब विधि का दूसरा नाम है वायु दाब विधि। तो इसके अंदर क्या होता है, प्लांट की जो हार्ड शाखा है उस शाखा के ऊपर से छाल हटाकर उसके ऊपर की तरफ एक पात्र लगा दिया जाता है और जिस भाग से छाल हटाई जाती है वहां पे पट्टी बांध दी जाती है, मॉस लगा दिया जाता है, गीली मॉस लगा दी जाती है, ताकि वहां पर नमी बनी रहे, जिससे वहां पर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण शुरू हो जाए। लगभग 4 से 8 सप्ताह पश्चात वहां पे जड़ें बन जाती है और उस भाग को काटकर दूसरी जगह लगा दिया जाता है, जिससे नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ तक हमारे 2 चीजें कंप्लीट हो गई कृत्रिम कायिक जनन में। पहले जो कृत्रिम कायिक जनन का जो पहला पार्ट था, वो पहला पार्ट था कर्तन या कटिंग, लेकिन जो सेकंड पार्ट था वो था दाब लगाना। अब हमारा तीसरा जो प्रकार बचा है वो है रोपण या ग्राफ्टिंग। अब हम बात करते हैं कृत्रिम कायिक जनन के तीसरे प्रकार की, जिसका नाम है रोपण या ग्राफ्टिंग। सबसे पहले इसके सिद्धांत पे जाते हैं कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है या इसका सिद्धांत क्या होता है। इसके सिद्धांत को समझने के लिए एक नॉर्मल सा हम एग्जांपल समझेंगे। एक है प्लांट ए और दूसरा है प्लांट बी। प्लांट बी का कुछ भाग हटाकर मैं प्लांट ए पर लगा देता हूँ। प्लांट बी का कुछ भाग हटाकर मैंने किस पे लगा दिया, प्लांट ए पर लगा दिया। यानी
दो अलग अलग प्लांट को आपस में क्या किया है, मिलाया है। अभी जो ये ए प्लांट है वो ए और बी दोनों साथ मिलकर वृद्धि करेंगे, यानी दो अलग अलग प्लांट को आपस में मिला देने पर एक प्लांट बनकर वो दोनों वृद्धि करते हैं। ये थ्योरी या ये क्रिया क्या कहलाती है, रोपण कहलाती है। अब इसको समझने के लिए एक चीज देखिए, प्लांट ए पर प्लांट बी की किसी भाग का क्या हुआ है, रोपण हुआ है। यानी यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं, कलम और स्कंद। कलम किसे कहते हैं और स्कंद किसे कहते हैं? यानी जिस भाग का रोपण किया जाता है वो क्या कहलाता है, कलम। यहाँ पे प्लांट बी के भाग का रोपण हुआ है, ये क्या हो जाएगी, कलम। एवं कलम का जिस पर रोपण किया जाता है, किस पर रोपण हुआ है, प्लांट ए पर हुआ है, ये क्या कहलाएगी, स्कंद। समझ में आया यहाँ तक? यानी सिंपल सा कंसेप्ट है, दो अलग अलग प्लांट को आपस में मिलाया जाता है और वो एक ही प्लांट बनकर वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है, रोपण कहलाती है। अब सिंपल सा कंसेप्ट आता है, रोपण के अंदर दो चीजें यूज होती है, कलम और स्कंद। कलम किसे कहते हैं और स्कंद किसे कहते हैं? जिस भाग को किसी अन्य पादप पर स्थानांतरित किया जाता है वो क्या कहलाता है, कलम। और कलम का जिस भाग पर स्थानांतरित किया जाता है वो क्या कहलाता है, स्कंद कहलाता है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सरल कंसेप्ट है यहाँ पर कि ग्राफ के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो पहला लाभ हम देखते हैं, पहला बेनिफिट देखते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लोरिंग नहीं हो पा रही है, जिनके अंदर पुष्पन नहीं हो पा रहा है, उन प्लांट के अंदर ग्राफ्टिंग की क्रिया के माध्यम से जो नई या तरुण कलिका होता, नई या तरुण कलम होती है, उस कलम का क्या कर दिया जाता है, रोपण कर दिया जाता है, जिससे उस प्लांट के अंदर भी फ्लोरिंग की क्रिया वापस शुरू हो जाती है। दूसरी बात करें, दो उत्तम लक्षणों को एक ही पादप में हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मान लो एक पादप ए है जो अच्छी कीट प्रतिरोधकता क्षमता रखता है, जबकि दूसरा पादप बी है जिसके अंदर बहुत ही अच्छी उत्पादकता का लक्षण है। ऐसे दोनों एक ही पादप, दोनों ही पादपों के मध्य ग्राफ्टिंग की क्रिया करवा दी जाए तो दोनों उत्तम लक्षण एक ही पादप में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा ये है कि एक ही पादप पर दो अलग अलग फल या पुष्प प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नींबू के प्लांट के ऊपर अगर हम संतरा की कलम का रोपण कर दिया जाए तो उस प्लांट पर नींबू के साथ साथ हमें संतरे भी प्राप्त होंगे। और दूसरी चीज, अगर नींबू के प्लांट पर अंगूर की कलम का रोपण कर दिया जाए तो उस प्लांट पर हमें अंगूर के पादप भी या अंगूर भी प्राप्त होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जो प्लांट ओल्ड हो चुके हैं उनमें फ्लोरिंग बढ़ाएंगे, जो अलग अलग कैरेक्टर है उन दो अलग अलग कैरेक्टर को एक साथ कर सकते हैं। तीसरा, एक ही प्लांट पर बहुत सारे, एक ही प्लांट पर दूसरी तरीके के फल भी हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ग्राफ्टिंग के बेनिफिट की। अब हम अगली बात करेंगे कि कितने टाइप्स का होता है ग्राफ्टिंग, कितने प्रकार का होता है ग्राफ्टिंग, उसके ऊपर हम डिस्कस करें। अब हम बात करते हैं ग्राफ्टिंग के टाइप्स की। तो सबसे पहला ग्राफ्टिंग के जो टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स की ग्राफ्टिंग यहाँ पे बताई गई है। जीबी उपरोपण, जिसे इंग्लिश में टंग ग्राफ्टिंग बोलते हैं, फच्चर उपरोपण जिसे फिच ग्राफ्टिंग बोलते हैं, किरीट रोपण जिसे क्राउन ग्राफ्टिंग बोलते हैं, और कलिका रोपण जिसे बड ग्राफ्टिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखने योग्य बात ये है कि मैं चारों को यहीं पे डिस्कस करेंगे, हम ज्यादा डिटेल के अंदर इसके नहीं जाएंगे। चारों को यहीं पे डिस्कस करके आपको यहीं से नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीबी उपरोपण की या जीबी रोपण की। तो इसमें क्या होता है, हम सबको पहले ये पता है कि जो रोपण है उसमें 2 चीजें हमें चाहिए, एक चाहिए कलम और दूसरा चाहिए हमें स्कंद। कलम और स्कंद 2 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। स्कंद वो भाग होता है जो मुख्य पादप का होता है और कलम वो भाग होता है जिसे लाकर हम क्या कर रहे हैं, रोपण कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, स्कंद वाले भाग को ऊपर से नीचे की तरफ चीरा लगाया जाता है, जबकि कलम वाले भाग में नीचे से ऊपर की तरफ चीरा लगाया जाता है और दोनों को एक दूसरे पे क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। इस प्रकार की रोपण क्या कहलाती है, जीबी रोपण कहलाता है। इन्हें करते क्या है, जो हमारा स्कंद वाला पार्ट है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ चीरा लगाएंगे और जबकि जो कलम वाला भाग है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ चीरा लगाएंगे। इस प्रकार का जो रोपण होगा वो कहलाएगा जीबी रोपण। जिस प्रकार से डायग्राम में दिख रहा है, फिर इन दोनों को आपस में चिपका के पॉलीथीन से बांध देंगे।
अब अगली बात करते हैं फच्चर रोपण। फच्चर रोपण क्या होता है? इस प्रकार के रोपण के अंदर जो स्कंद होता है उसमें अंग्रेजी के वी आकार का कट लगाया जाता है। अंग्रेजी के कौन से आकार का कट लगाया जाता है? वी आकार का। और इसके कलम को इस प्रकार से काटा जाता है या वेज के आकार से काटा जाता है ताकि ये वी आकार में पूरी तरीके से क्या हो जाए? फिट हो जाए। फिर दोनों को मिलाकर पॉलिथीन से क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। अगली बात कर रहे हैं इन दोनों की, वापस एक चीज देखें तो इन दोनों के अंदर जो व्यास होता है, जीपी रोपण और फच रोपण, कलम और स्कंद का जो व्यास होता है वो बराबर होता है, तभी इस प्रकार का रोपण क्या होता है? संभव होता है। अगला आपको दिख रहा है किरीट रोपण। यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, जो स्कंद का व्यास है वो कलम के व्यास से कई गुना ज्यादा है, यानी स्कंद का व्यास ज्यादा होता है और कलम का व्यास क्या होता है? कम होता है। तो इस प्रकार के रोपण में एक स्कंद पर बहुत सारी कलमों को क्या किया जा सकता है? ऊपर की तरफ रोपित किया जा सकता है। अगली बात करें हम कलिका रोपण, तो कलिका रोपण में हम बात कर रहे हैं टी कलिकायन की। किसकी बात कर रहे हैं? टी कलिकायन की। इस प्रकार के रोपण के अंदर क्या करते हैं, जो स्कंद वाला भाग होता है उसमें अंग्रेजी की टी आकार में कट लगाकर छाल को हटा दिया जाता है और उसमें कलिका को लाकर क्या कर दिया जाता है? रोपित कर दिया जाता है। तत्पश्चात उसको पॉलिथीन से बांध दिया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ये समझ में आ रही होगी, जिन जिन पार्ट्स को हम आपस में जोड़ रहे हैं वो पार्ट्स आपस में कौन से उत्तक यानी विभज्योतक उत्तर उन दोनों पार्ट्स के विभज्योतक उत्तक आपस में जुड़ जाते हैं और एकल प्लांट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ तक पहले पार्ट के अंदर जो भी अलैंगिक जनन है वो यहाँ तक क्या हो जाता है? कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर में हम छोड़ रहे हैं लैंगिक जनन वाले पोर्शन को, उसको हम सेकंड चैप्टर के साथ इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में एक चीज बाकी रह गई थी कि पर्वत किसे कहते हैं, तो इसका आंसर सुन लीजिए। कायिक जनन के अंदर जिस पार्ट्स का यूज किया जाता है कायिक जनन के लिए वो वाला भाग क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। अगर जड़ का यूज कर रहे हैं, तना का यूज कर रहे हैं, पत्ती का यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाएगा। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक दीजिए, कैसा लगा आपको पहला चैप्टर।